बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। साल 2025 तेजी से अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है। यह साल वैसे तो अस्करी, सफारती और कई जगहों पर मुहाशी महाजों पर पाकिस्तान की कामयाबियों का साल रहा है, लेकिन सियासी महाज पर चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। दोनों इस वक्त दो इंतहाओं पर खड़े हैं। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 केस के फैसले से मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जाने बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। 20 और 21 दिसंबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस भी सियासी दर्जा हरारत कम करने में नाकाम रही। इस प्लेटफॉर्म से महमूद अचकज़ई ने डेडलॉक के खात्मे के लिए मुकालमे की बात की, लेकिन इसकी पहली शर्त यह रखी कि बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावटें खत्म की जाएं। यह शर्त जाहिर करती है कि पीटीआई ने अपनी सियासत को किस कदर महदूद कर लिया है। अगरचे हुकूमत ने उज़्मा खान की मुलाकात करा के कुछ रास्ता निकाला, लेकिन इस मुलाकात के बाद बनने वाले बयानिए ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब हुकूमत अडियाला जेल में मुलाकातों को सियासी गुफ्तगू के ना होने से मशरूत कर रही है। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि शर्तों के साथ मुज़ाकरात की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हुकूमत और पीटीआई को आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम पीछे हटना होगा। ऐसा ना हुआ तो नया साल भी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहेगा। दूसरी जानी पीटीआई और अपोजिशन इत्तेहाद में मुज़ाकरात और मज़ाहमत की सियासत पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीटीआई ने अपने नामजद करदा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। कौमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से महमूद अचकज़ई ने जैसे ही मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से अपील की कि वो आगे आए और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करे, बैरून मुल्क से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इसे दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। बानी से मंसूब बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को एहतजाजी तहरीक की तैयारी की हिदायत भी दी गई। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि चूंकि एहतजाजी तहरीक की पॉलिसी बराह रास्त पार्टी कायद की जानिब से आई है, लिहाजा वही नाफिजुल अमल होगी। महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात समेत अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं, ताहम पीटीआई की आदत बानी की ताज़ा हिदायत की पाबंद है। तजियाकार बताते हैं कि शेख वकास अकरम का बयान महमूद अचकज़ई पर अदम एतमाद का इज़हार है। अगर पीटीआई ने एहतजाज की सियासत ही करनी है तो फिर महमूद अचकज़ई के पास क्या मैंडेट है? महमूद अचकज़ई की कोशिशें पीटीआई की जानिब से सीज फायर तक कामयाब नहीं हो सकती। इस बात की क्या जमानत है कि महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात में कोई चीज़ तय करते हैं तो क्या पीटीआई इस पर कायम रहेगी? अब सवाल यह है कि अचकज़ई साहब की बात की क्या हैसियत बाकी रह गई है। अब नवाज शरीफ अचकज़ई साहब की बात पर कैसे एतबार करेंगे? हुकूमत और हुकूमती जमातें तो यही कहेंगी कि अचकज़ई साहब पहले बानी पीटीआई को तो इस हिकमत अमली पर राजी करें जिसका वो हुकूमत और नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं। नून लीग के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दिया है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया है और आज उनके हक में कोई जमानत देने को तैयार नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने महमूद अचकज़ई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। मियां नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्क की हालात को ठीक करना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हमें आज नेशनल डायलॉग और सियासी मैसाक की जरूरत है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के रवैये की जानिब इशारा करते हुए कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती है। हुकूमती हलकों ने सवाल उठाया है कि 9 मई के संगीन जराइम पार्टी और इसके बानी चेयरमैन की जानिब से जारी फौज मुखालिफ मुहिम को नज़रअंदाज करते हुए पीटीआई के साथ बामहीनी मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है। हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ है कि इज़हार निदामत या माज़रत के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, इसलिए बॉल अब भी पीटीआई के कोर्ट में आ गई है। दूसरी जानिब यह भी वाज़ेह नहीं कि पीटीआई की लाइन ऑफ एक्शन मैदान में मौजूद क़यादत कर रही है या बैरून मुल्क से पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स की जानिब से डोरें हिलाई जा रही है। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक बयान भी सामने आया जो सोशल मीडिया पॉलिसी से मुतज़ाद नजर आता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश करता हूँ। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क और फौज हमारी है, हम पहले भी साथ रहे और आइंदा भी साथ रहेंगे। बैरिस्टर गौहर अपने बयान में मुज़ाकरात शुरू करने की भी बात करते हैं जो कि सोशल मीडिया अकाउंट से आई पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते। बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा कि हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्क की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएं। इससे साबित होता है कि पीटीआई की क़यादत में वफामत और मज़ाहमत पर तकसीम वाज़ेह है। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात और बातचीत से रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन शेख वकास अकरम सोशल मीडिया अकाउंट से आई गाइडलाइन को पार्टी पॉलिसी करार देते हैं। दूसरी जानिब अडियाला और कोट लखपत के असीर भी मुज़ाकरात, मज़ाहमत और मुफाहमत पर 180 डिग्री पर नजर आते हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक 2 रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी और कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से एक और ख़त लिखे जाने की इतलात सामने आई जिसमें डायलॉग की ही बात की गई।
तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट का भी यही ख्याल है, जिससे पीटीआई में सियासी और गैर सियासी ग्रुपों में इख्तलाफात का तासुर मजीद मजबूत होता है। जैसा कि ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत के हवाले से भी देखा गया था कि पीटीआई के हॉक्स को समझना होगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ मज़ामती सियासत के लिए साजगार नहीं है। सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से वो सियासी मंजरनामे पर अलग थलग होती जा रही है। इस वक्त पीटीआई के साथ मौजूद जमातों के सियासी स्टेक से ना होने के बराबर है। अपोजिशन की तवाना आवाज़ मौलाना फजलुर रहमान का कौमी कॉन्फ्रेंस में ना होना मानी खेज है। कौमी कॉन्फ्रेंस में आखिरी लम्हात में पीपल्स पार्टी को बुलाने से पीछे हटने पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। सियासी तजियाकारों का कहना है कि सियासी दजारहत कम करने, पीटीआई को क़यादत को गैर यकीनी के खात्मे के लिए पार्टी को सोशल मीडिया के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय मामलात अपने हाथ में लेना होंगे। हुकूमत को भी चाहिए कि सियासी इस्तेहकाम के लिए रास्ता निकाले, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के आने तक मुमकिन नहीं। नए साल को तरक्की और खुशहाली का साल बनाने और आवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और पीटीआई सियासी मसाक के एजेंडे पर एक पेज पर इन्हें आना होगा। इस अहम तरीन सियासी मोड़ पर हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? कैसे अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे साहब, कौमी कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म से अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने डायलॉग की बात की थी और उनका कहना है कि इसके लिए सबसे पहले बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए हमें। यहाँ तो बहनों की और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुकूमत नहीं करवा रही। क्या सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए अचकज़ई साहब की मुलाकात करवाएगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्हीं को पता है कि वो क्या उनके रूल्स हैं या किस तरीके से किस कैदी की मुलाकात किस तरह करवानी होती है, किससे करवानी है, अपने किसी रिलेटिव से करवानी है या पॉलिटिकल लोगों से। तो मुझे तो इस बात का पता नहीं है, ना हुकूमत ने कभी इस किस्म का मामला डिस्कस किया है कैबिनेट में या किसी और भी फोरम पे डिस्कस नहीं हुआ। तो ये देखिए क्या होता है आपके सामने है। और हमने बारहा कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब इस माहौल में जब वो बार बार वो उनकी तरफ से कहा गया कि हम ये चोर डाकू हैं, उनके अलावा सारे बाकी पाकिस्तान की पार्टियां चोर डाकू हैं और वो बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम शेख साहब, अभी आपने इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से कहा कि ये जेल सुपरिटेंडेंट की डोमेन है, मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वफाकी वजीर अता तारड़ साहब कह चुके हैं कि हमने इमरान खान साहब से मुलाकात अब नहीं करवानी जब तक वो अंडरटेकिंग लिख के नहीं देंगे कि मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा। राना सलाउल्लाह साहब भी यही बात कह चुके, ख्वाजा आसिफ साहब भी इससे मिलती जुलती बात कर चुके। तो यानी कम अज़ कम अब जेल सुपरिटेंडेंट पे नहीं, हुकूमत खुद मुलाकात नहीं करवाना चाहती। मगर सर, अब जब गुफ्तगू करनी है ऐसा ही होगा। लेकिन ये यकीन जानिए कि ऐसी कोई बात हुकूमत में, देखिए ना, हुकूमत तो वो होती है, हुकूमत है सारी पूरी फेडरल मिनिस्टर्स का नाम। ये आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट मींस तमाम कलेक्टिवली सारी फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्टर, सारे कैबिनेट। तो ये कैबिनेट में कोई डिस्कस नहीं हुआ, तो इसलिए आप इसको हुकूमत नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है। ये तो देखो ना कि कोई फैसला अगर इस लेवल पे नहीं हुआ, यानी कोई गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये फैसला नहीं है। अगर इंडिविजुअली कोई किसी ने डिसीजन किया है तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ कभी ये डिस्कस नहीं हुआ। होना चाहिए, होगा अगर प्रॉपर कोई वक्त होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कोर्ट्स, और मेरे ख्याल में मैं गलत हूँगा, उन्होंने कहा है तो किस वजह से कहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके पास क्या अख्तियारात थे ये बात करने के। मेरी समझ में ये नहीं आई बात। लेकिन बहरहाल ये कोर्ट्स का प्रीरोगेटिव है या मेरे ख्याल में जेल का मैनुअल होता है, उसके सुपरिटेंडेंट का प्रीरोगेटिव होता है, और इससे पहले मुख्तलिफ कैदियों के मुख्तलिफ जो उनके जो जुर्म होते हैं उसके बिना पे होता है। तो या अपने रिलेटिव से मुलाकात कराई जाती है। लेकिन मैं इस डिटेल में जाना इसलिए नहीं चाहता था कि मेरे पास कोई और तफसीलात नहीं है इसके अलावा जो मैं आपसे कह आज तक जितनी भी आपसे पॉलिटिकल डिबेट हुई या आपसे आपका नुक्ता नज़र लिया गया ना, आप अफाम तफहीम, मुज़ाकरात, गुफ्तगू, इसके ऊपर यकीन रखते हैं ना। तो इमरान खान साहब को अभी तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद हुई, सज़ा हो गई उन्हें। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तहरीक चलाने की हिदायत की है, स्ट्रीट मूवमेंट की। हुकूमत इसे किस तरीके से देख रही है? पीटीआई कह रही है कि हमारे पास एजिटेशन के अलावा अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि अचकज़ई साहब कहते हैं बात करना चाहते हैं, हुकूमत नहीं बात करवा रही। वो कह रहे स्टार्ट इमरान खान साहब से मुलाकात करके तो करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर उनको तफवीज़ किया कि आप कर लें। राजा नासिर अब्बास साहब को भी किया। तो पीटीआई को स्पेस तो देनी पड़ेगी ना सर आपको।
नहीं देखिए, बात वो खुद तो अच्छा गई साहब ने कहा तो उसी वक्त तो बयान आ गया, नहीं ये तो उन्होंने ठीक नहीं कहा, हम तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। वो तो खुल के बात कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं हम तो तहरीक चलाएंगे। तहरीक वो चलाना उनका राइट है, हर पार्टी का राइट, पहले भी तहरीकें चलाते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी इनकी गलतफहमी है या इनकी सब खाम ख्याली है या इनका ब्लंडर होगा, ये अगर अभी भी तहरीक के पे इंसिस्ट करेंगे। शेख साहब आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, टेबल पे बैठकर बात होनी चाहिए। और शेख साहब वो उस टेबल पे बात करने के लिए एक माहौल बनाना हुकूमत का काम है ना। आप इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात नहीं करवा रहे, उनके बुखला से मुलाकात नहीं करवा रहे, हुकूमती बुजरा चले इंडिविजुअल बेसिस पर आकर कह रहे हैं कि ये नहीं होगी, सियासी लोगों से तो मुलाकात करवाएं। तो सिर्फ मुझे ये बताइए कि मुलाकात आप कह रहे हैं सिर्फ क्या ये जो पीटीआई में एक ही बंदा है जिसके बाद जाके उन्होंने पूछना है, और बाकी सारी पार्टी क्या कर रही है जिसको वो बताते हैं। अच्छा गई साहब को उन्होंने सामने किया, कर लेना आके मुज़ाकरात, अगर पॉलिटिकल मुज़ाकरात करने हैं, पॉलिटिकल कोई मामला, असेंबली में वो बैठे हैं, असेंबली में उनके लीडर बात कर लें, कभी कोई टॉपिक ही उन्होंने डिस्कस नहीं किया। अगर एक ही शख्स का जिसके ऊपर ये जुर्म साबित हो चुके हैं कोर्टों में, अगर आप कहें कि उसी से जाके मुज़ाकरात करने हैं तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शेख साहब, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है किसी भी सियासी जमात में वो वन मैन शो ही है। अगर ये तस्लीम कर ले तो बेहतर है, नहीं करें तो भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि पीटीआई ही इमरान खान है और उन्हीं से ही मुलाकात या उन्हीं से ही मुज़ाकरात के बाद बात आगे बढ़नी है। लेकिन जिस किस्म से फैसले इस वक्त हो रहे हैं, 17 साल कैद की सज़ा भी हो गई तोशाखाना में, अलकादी ट्रस्ट में भी उनकी अपील लग नहीं रही। आपके वज़रा कह रहे हैं 9 मई मुकदमात में बानी पीटे के केसेस मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। ये तो सारे मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। आपका मशवरा या ख्वाजा साद रफीक साहब का मशवरा तो कोई भी नहीं देख रहा। नहीं, पर अगर जिदबाजी करनी है आज से मैं तो कह रहा हूँ 10 साल से जब वो हुकूमत में थे, आप कहते हैं ना कि हुकूमत का काम होता है कि फैसिलिटेट करे। उस दिन स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली में खुल के कहा कि मैं फैसिलिटेट करूँगा दोनों हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। वो तो कहते हैं आप तो डमी हैं, आपके पास तो पावर ही नहीं है, हम तो बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सारा सोशल मीडिया उनके ख़िलाफ़ ही बातें कर रहा है। हमारे बच्चे जो शहीद हो रहे हैं और उनको बजाय इनकरेज करने के उन्हीं के ख़िलाफ़ लगे पड़े हैं, तो उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। देखिए, सबको समझना पड़ेगा, हमारे लोगों को अब समझना पड़ेगा जिन लोगों ने उनकी सपोर्ट की है। देखें ना कि मुल्क के मफाद में क्या हो रहा है। हम तो कई बार इनको ऑफ़र कर चुके हैं, अब क्या करें। आपने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ होता है, बिल्कुल होता है, आप मशवरा दे दें हुकूमत क्या करे। ये देखें ना, सिर्फ ये तो कोई बात नहीं। मशवरा साद रफीक साहब ने दिया, कोई सर मशवरा साद रफीक साहब ने दिया, उन्हें कहा जो सिचुएशन है ना इसकी औज से नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं, तो आप भी नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा देंगे? नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं हमारे, बहुत माशाल्लाह विजनरी शख्सियत हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं सबको। और नवाज शरीफ को बिल्कुल बड़े सीनियर लीडर्स को सामने आना, ये मुल्क का मामला है। हमारी पूरी कौम इस वक्त तकलीफ़ में है। तो अगर कोई भी बड़े लीडर, मौलाना फजल रहमान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, और उनकी तरफ से कोई लीडर जो हैं सामने, जो कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं हैं, जो इन्वॉल्व नहीं हैं, वो अगर कोई सामने आते हैं तो ज़रूर आके कुछ ना कोई रोल प्ले। मुल्क इस तरह तो नहीं चल सकता कि एक दूसरे से कितना अरसा हम झगड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमसे बात कर रहे थे। ये मानना था कि सीनियर सियासतदान चाहे नवाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो या आसिफ अली जरदारी साहब, उनको आना चाहिए और ये मामले को फाहम तफहीम के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। इस क्यों से ये लोग ही निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिलसिले में टेक किया सहर कामरान साहब, मेंबर कुमर कौमी असम्बली, वो हमारे साथ मौजूद है। सहर साहब, अभी वीकेंड पर अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान तहरीक साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को भी दावत देने का फैसला किया था, लेकिन फिर खुद ही अपने फैसले से भी पीछे हट गई, जिसको लेकर भी कई सवालात हैं। आप बताइएगा इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में दूरियां खत्म कराने में कोई किरदार अदा करने को तैयार है? देखिए सलमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग और मुफाहमत पर यकीन रखती है, रिकन्सिलेशन पे यकीन रखती है। अगर कोई जमात कंफ्यूज है या पॉलिटिकल मैच्योरिटी से आ रही है तो वो तहरीक इंसाफ है।
जिसके फैसले पल पल बदलते हैं, जो ना किसी के साथ बैठना चाहते हैं, ना गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिनकी अपनी सोच का महवर जो है सिर्फ इंतशार है, जो कि एक सेल्फ आइसोलेशन का शिकार है। तो मसला ये है कि ये तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी ने 2 दफा जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट से खिताब किया जब से असेंबलियां शुरू हुई, और उन्होंने बड़ी फराख दिली से ऑफर की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क में और उसके लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने खुद देखा कि नेशनल असेंबली में हमारे सीनियर मेंबर्स बार बार जो है तहरीक इंसाफ के मेंबरान के पास गए और उनसे बातचीत और गुफ्तगू का जो है उनको दावत दी। कई कमेटियां भी बनी। स्पीकर कौमी असेंबली उनके ऑफिस में ये तकरीबन रोज अगर आप जाएं तो सबसे ज्यादा जो मौजूदगी होती है वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान की होती है। तो रोजाना गुफ्तगू भी होती है, बातचीत भी होती है, लेकिन अगर कोई चीज है मैं समझती हूँ उनके पास इख्तियार नहीं है। जो एक जो मैं समझती हूँ जो इनकी अच्छा साहब, इख्तियार तो मुलाकात के बाद मिलेगा ना? अचकज़ई साहब कहते हैं हमारी सबसे पहले मुलाकात तो करवाई जाए। अचकज़ई साहब ये भी कहते हैं मुफाहमत के लिए नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी किरदार अदा करना चाहिए। तो जब कुछ सियासी लोगों की मुलाकात ही नहीं करवाई जाएगी जेल में बैठे शख्स के साथ, तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा? अच्छा, अभी ये मुलाकातें भी जो है ना एक अजीब किस्म का वो बन चुकी हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड जो है इशू, क्योंकि इन्होंने अपनी मुलाकातों को भी एक मुलाकातों की एक फहरिस्त होती थी। अभी वकला की मुलाकातें, अभी अजीजों रिश्तेदारों की मुलाकातें, अभी दोस्त अहबाबों की मुलाकातें, अभी पार्टी की मुलाकातें। फिर उन्होंने उन मुलाकातों को भी जो है एक कंट्रोवर्शियल बना दिया। और अब आप बताएं कि कह रही जी रात को मुलाकातें हुई, रात को क्या जेल मैनुअल में मुलाकातें होती हैं? तो एक मैं समझती हूँ कि एक जानबूझ के एक इंसाइटमेंट का या एक जो है इंतशार की एक सिचुएशन क्रिएट करना, इससे नुकसान मुझे इस मुतालबे की हद तक रहे ना कि मुलाकात होनी चाहिए, मुतालबा तो जायज है ना? नहीं, मुलाकातें क्या नहीं होती? मुलाकातें तो मेरे तो इल्म में है कि बहुत मुलाकातें हुई हैं, सियासी लोगों की मुलाकातें भी होती, जो मुज़ाकरात चाहते हैं, जो मुफाहमत चाहते हैं, जो उन लोगों से बेखराई बरतते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो कई दफा बहुत लोगों की मुलाकातें हुई। बात यह है कि जब कोई ये बात करता है या इनकी जमात में भी कोई आगे बढ़ता है तो खुद ही उसकी टांग खींच लेते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। ठीक है, तो मैं मतलब ये कि उनकी अपनी सोच में वो चाहते ही नहीं है कि कोई मुतबादिल लीडरशिप उभरे। कभी आप देखें, कभी असद कैसर एक तरफ हो जाते हैं, कभी बैरिस्टर साहब एक तरफ हो जाते हैं, कभी किसी और की टांगे खींच ली जाती हैं। वो ये नहीं चाहते, ना ही किसी के पास इख्तियार है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है सैयद साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, मगर चीजें मुंजलिक हो रही है ना। यहाँ माजी में बिलावल भुट्टो साहब मियां साहब से जेल में जाकर मिलते रहे ना, तो अचकज़ई साहब को मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं मिल सकती? राजा नासिर अब्बास साहब को मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं मिल सकती? ये बाकायदा तौर पर इजाजत नहीं मिल रही। सलमान, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं तो सॉरी, मैं ये बातें करना नहीं चाहती थी, बिकॉज जो है वो ये कहते हैं कि 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। जिस तरीके से जो है इन्होंने अपने आप को हुकूमत में रहते हुए भी आइसोलेट किया, जब इनको हमने कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, जब कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील हुई, मुश्तरका इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालबे पे हुआ, ये उस वक्त भी नहीं थे जब करारदाद पास होनी थी। इन्होंने कौमी सलामती के इजलास में भी किसी के साथ बैठना मुनासिब नहीं समझा। इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई तो उन्होंने कहा इस्तीफे देके चले जाते हैं। 2 चलती हुई असेंबलियां इन्होंने तहलील कर दी। इनकी अपनी सोच ये है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत दफा जो है इस बात की जो है पार्लियामेंट में भी और अदरवाइज भी इनको ऑफर की कि बातचीत करें, आगे बढ़े। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास वो नंबर नहीं था कि हम अकेले हुकूमत बना सकते थे। वी वर वेरी ओपन। इन्होंने बोला जी एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, इन्होंने सबको चोर डाकू कहा। मैं तो कहती हूँ इमरान खान साहब को कम से कम एक सहूलत जरूर दे। उनकी न्यूयॉर्क की तकरीर उनको जो है ना दिन में 3 दफा सुनने की सहूलत जरूर दे। शायद कोई इंसान अपनी एक इंट्रोस्पेक्शन होती है, वो सोचता है कि मैंने क्या रवैया अख्तियार किया, क्या फिरौनियत थी, कैसे तैयबा गुल को होस्टेज बनाया, कैसे मुकदमे बनाए। मैं आपको नहीं बता सकती कि कितना कितना मील हम पैदल चल के जाते थे और मुलाकातों का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। मैं आपको ये बता दूं कि जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ईद वाले दिन ईद नमाज पढ़ने ईद की नहीं दी गई। उनको जो है अडियाला में इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया। जब वो बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो आसवा बीवी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो देखिए बात ये है, ऐसे एक जो है सिनेरियो हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते ना। आज हम जश्न मना रहे हैं, ना हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं आपके पास अपील का रास्ता है, आप अपील पे जाएं।
अब ये तो इनको देखना चाहिए कि इनके वकला क्यों ताखिर से गए, क्यों मौजूद नहीं थे, जो चले गए उनकी हाजिरी पे आपको क्यों एतराज था, क्यों आपने मुकदमात को संजीदगी से नहीं लिया, आप साफ शफाफ की बात करते थे। अच्छा, कि साफ नहीं, चली, सैर शफाफ सैर चली, साहब, आप बातें आपने ना क्यों ऐसी बात। जी सैर साहब, आप तो ये कह रही हैं ना कि पिछली चीजों को कुछ याद कर रही हैं। खैर, बहुत से स्कोर्स बराबर हो गए। अब नहीं, आपने जिक्र किया सलमान, मैं नहीं बात करना चाह रही थी। नहीं, मैं समझ गया। नहीं बात करना चाह रही थी, आपने जिक्र किया। हुकूमत कहती है तो मैं माफी आपको मांगे जवाब ना दे आप। रही थी, मैं आपको बता रही थी कि ईद की रात जेल मैनुअल के खिलाफ फरियाद तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल की सीढ़ियों से ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आए और जेल मुंतकिल किया। मैं नहीं बात करना चाह रही थी क्योंकि आपने जिक्र किया। मैं ये नहीं कह रही, हमने तो सदर मुल्क का आसिफ अली जरदारी ने जिंदगी के 14 खूबसूरत साल ये इंतकामी सियासत की नजर कर दिए। हम नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था, हम नहीं चाहते। हम तो आपको अभी भी कहते हैं कि बातचीत करें। ये एक शख्स को इख्तियार देते हैं, फिर एक ट्वीट कर देते हैं कि नहीं, इन्होंने सड़कों पे ही फैसले करने हैं। अच्छा, आप फोर्सी क्या कर रही हैं? हुकूमत कहती है पीटीआई पहले माफी मांगे जी, फिर बातचीत होगी। और तोशा खाना 2 में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 17 साल की कैद भी हो गई। GHQ हमला केस से भी मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उसमें भी फौजी अदालतों में मामला लेके जाएगा। आपको ये मामला कहीं बेहतरी की तरफ है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच गया है? देखिए, बात यह है कि कुछ चीजें सियासी बयानात होते हैं। क्या हुकूमत ने ये लिख के इनको कंडीशंस दिए हैं कि आप माफी मांगे, और मैं समझती हूँ कि अगर इंसान को ये एहसास हो जाए कि उससे कोई चीज गलत हुई है तो उसका एतराफ करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मफाहमत के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ना पड़ता है। आप जो है ना सिर्फ एक सेल्फ आइसोलेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप ये देखें, मुझे बताएं कि कहां पर किस इन्होंने मुतबादिल क़यादत को आगे बढ़ने दिया है। जिसको आज इख्तियार देते हैं उसको कल बेख्तियार कर देते हैं, कल भी नहीं करते, घंटों में कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो एक रवैया है ना कि आपकी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, इन्होंने 9 मई भी करके देख लिया, मॉडल टाउन से पेट्रोल बम भी फेंक के देख लिए, इस्लामाबाद में भी चढ़ाई करके देख ली, ठीक है, साइफर भी लहरा के देख लिया। इन चीजों ने फायदा नहीं दिया। फायदा सियासत में आपको बहुत अपना रवैया जो है एक पॉजिटिविटी के साथ आगे रखना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं, हमने तो सफर किया है, हमने तो फेस किया है। अगर आप जेल की बात करें तो मैं फिर आप कहेंगे पुरानी बात कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सखर जेल को आप मुकाबला कर सकते हैं? आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की काल कोठरी का मुकाबला कर सकते हैं? आप हमारी शहादतों की का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। वी डोंट वांट, वी वांट दिस टू बी एंडेड। जब तो हमने रिकंसिलिएशन की बात की, तभी तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आगे लेकर आए। मसला ये है कि आप किसी मोड में तो आए। क्या पीटीआई के मेंबरान बाकी इंसेंटिव्स नहीं लेते? क्या फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते? क्या तनख्वाहें और मराहतें नहीं लेते? सब कुछ करते हैं ना। तो एक चीज जिससे ये सिर्फ चैनल लोगों को दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए, इंसाइटमेंट के लिए आपने जो पोस्टर अपनाया है, क्योंकि उस पर खुद आपका यकीन नहीं है, इसलिए लोगों का भी यकीन नहीं है। अब लोग नहीं आते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर क्या सोचती है, इससे मुतालिक आगाह करी थी सैर कामरान साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद मुआशी महाज पर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली यह कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद 21 अरब 10 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान निजकारी के महाज पर एक बड़ा संग मील अबूर करने जा रहा है। कई दिहाइयों की कोशिशों के बाद PIA की निजकारी अब महीनों या दिनों नहीं, घंटों की बात रह गई है। लेकिन इससे पहले ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे को नेक शगुन करार दिया जा रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजबूरी ज़र मुबादला ज़खायर 21 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचे हैं। अगरचे तारीख की बुलंद तरीन सतह नहीं है, लेकिन मुआशी मिरेकल जरूर है। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त 2021 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 27.5 अरब डॉलर थे, लेकिन पिछले 45 माह में डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर ज़र मुबादला ज़खायर का 21 अरब डॉलर से ऊपर जाना मुल्क की मईशत के लिए अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए बरामदात में इजाफा और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है, क्योंकि कर्ज के सहारे मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम की इनिंग्स ज्यादा देर नहीं चल सकती। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर गालिब का शेर हस्बे हाल है कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की बड़ी वजह IMF कर्ज के अलावा दोस्त ममालिक की जानिब से कर्ज को रोल ओवर करना भी शामिल है। 12 दिसंबर को IMF की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। 4 दिसंबर को सऊदी अरब ने 2021 से जारी मुआहदे के तहत पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसी की। 29 जून को चीन ने 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर किया।
जबकि रवां साल के आगाज पर जनवरी में यूएई की जानिब से $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की खुशखबरी वजीर आजम साहब ने खुद सुनाई थी। इस सब के बावजूद माहिरीन मौजूदा मुआशी सूरत हाल का क्रेडिट हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के एजेंडे को देते हैं। 2023 में जहां मरकजी बैंक के ज़खायर कम होकर सिर्फ $2.9 अरब रह गए थे, वहीं अब यह बढ़कर तकरीबन $15.9 अरब तक पहुंच चुके हैं, जो तकरीबन 5.5 गुना इजाफा है। ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर को पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़र करार दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर $15.9 अरब रिकॉर्ड किए गए हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में हालिया इजाफा कर्जों के सहारे नहीं बल्कि मकामी मुआशी तरक्की, इसलाहात और एतमाद की बहाली का नतीजा है। एदाद शुमार से जाहिर होता है कि बैरूनी कर्जा व मुकाबला GDP तनाजुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया है, जो माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। एदाद शुमार के मुताबिक फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजबात में भी तकरीबन 65% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक कर्जा ब मुकाबला GDP तनासुब में कमी, मजबूत ज़र मुबादला ज़खायर, कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा और मजमूई मुआशी इस्तेहकाम इस पेशरफ्त के नुमाया इशारे हैं। अब पाकिस्तान कर्ज के चुगल से निजात के लिए जामिया इस्लाहाती एजेंडे पर कारबंद है, जिसका मेन फोकस टैक्सेशन, तवानाई, सरकारी इदारे, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और निजकारी पर मरकूज है। दूसरी जानिब PI की निजकारी के लिए काउंट डाउन जारी है। 23 दिसंबर को PIA के निजकारी का अमल TV स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PIA के 34 तैयारों के बेड़े में इस वक्त सिर्फ 18 तैयारे फाल हैं। ताहम PIA के 97 ममालिक के साथ फ़ज़ाई सर्विस मुआहदे मौजूद हैं और 170 से ज़ायद ममालिक में लैंडिंग राइट्स हासिल हैं। 2011 में PIA के मुलाजमीन की तादाद 11,500 थी, जो अब कम होकर 6,500 रह गई है। मुजवज़ा मुआहदे के तहत 1 साल तक PIA के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जा सकेगा। मुलाजमीन की पेंशन और मुराआत मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, तिब्बी सहूलतें और रियायती टिकटों की जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी उठाएगी। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के नीलामी के अमल से निकलने के बाद अब सिर्फ 3 बोली दहिंदगान मुकाबले में रह गए हैं, जिनमें बाकी एक कंसोर्शियम जिसमें लकी सीमेंट लिमिटेड, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर मुश्तमिल है। दूसरे कंसोर्शियम में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, फातमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जबकि तीसरा कंसोर्शियम एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड है। मंगल को प्रोग्राम के मुताबिक नीलामी की बोलियां सुबह 10:45 से 11:15 तक लगाई जाएंगी, जबकि सपहर 3:30 पर बोलियां खोली जाएंगी। मुशीर बराए निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा है कि लेन देन के तरीक़ाकार के मुताबिक बोली PI के 75% हिस्से की बुनियाद पर होगी। बोली दहिंदगान को 75% हिस्से के हवाले से फैसला मंगल को करना होगा, जबकि बाकी 25% हिस्से की खरीदारी के लिए 90 दिन के अंदर फैसला करना होगा। 75% हिस्से की फ़रोग से हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA को मिलेगा, जबकि सिर्फ 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। कामयाब बोली दहिंदा 90 दिन के अंदर बोली की रकम का 2/3 जमा कराएगा, जबकि बाकी 1/3 साल के अंदर अदा की जाएगी। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने कहा है कि PIA के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे, तहम कामयाब बोली दहिंदा को इख्तियार होगा कि वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीद ले या उन्हें हुकूमत के पास ही रहने दे, लेकिन बाकी 25% हिस्से की कदर का तयन 75% हिस्से के फैसले के बाद किया जाएगा। हुकूमत ने बोली दहिंदगान को ये इख्तियार दिया है कि वो 12 माह के अंदर 12% प्रीमियम के साथ बाकी हिस्से खरीदने का फैसला कर सकते हैं। माहिरीन PIA की निजकारी को मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर करार दे रहे हैं। हुकूमती इशारे और PIA की निजकारी पर बात कर लेते हैं माहिर मईशत हारून शरीफ साहब से। हारून शरीफ साहब, मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि ज़खायर में इजाफा कर्जों की बुनियाद पर नहीं बल्कि मकामी तरक्की और एतमाद के बायस मुमकिन हुआ है। आपको भी ऐसा ही लगता है, या जो सऊदी अरब, चीन ने 3-3 अरब के कर्जे रोल ओवर किए हैं, UAE ने 2 अरब के कर्जे रोल ओवर किए हैं, ये उसका नतीजा है? जी, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो पिछले 2.5 बरस में 28 माह में तकरीबन 14.5 अरब से 21.6 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। ये एक खुशाइन बात है और ये ग्रेजुअली इम्प्रूव हुए हैं। जो मेजर कंपोनेंट है इन रिजर्व्स की इम्प्रूवमेंट का वो IMF की ट्रांच है, जो कि 1.2 मिलियन डॉलर की हमें रिसेंटली मिली है। उसकी वजह से जो हमारे बाकी मल्टीलैटरल इदारे हैं
वो भी अपनी डिसबर्समेंट्स को स्पीड अप कर देते हैं। फिर जो रोल ओवर हुआ है बायलैटरल डेट का चीन का और सऊदी अरब का, उसका कंपोनेंट भी है। ये कहना वजह नहीं होगा कि ये उनकी कंट्रीब्यूशन मेजर इसमें नहीं है। ये जो हमारे रिजर्व्स हैं इसके अंदर से तकरीबन कोई 15-16 जो बिलियन डॉलर्स हैं वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। जो बाकी के हैं वो कमर्शियल बैंकों के अंदर तकरीबन 5 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स लोगों के पड़े हुए हैं जिनको स्टेट बैंक मैनेज करता है। तो दिस इज द सिचुएशन। और रिजर्व्स होना ये 3 से 4 माह का हमें एक्सटर्नल पेमेंट्स का या इंपोर्ट बिल की कवरेज देता है, जो कि एक सेंटिमेंट के लिए, फील गुड फैक्टर के लिए, लोगों को अपनी मशीनरी और बाकी चीजें इंपोर्ट करने की कंफर्ट के लिए एक अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान इस वक्त दिखाई देता है। ठीक है सर, निचकारी आईएमएफ का भी एक मुतालबा है ना, अब आखिर पीआईए की कल निचकारी होने जा रही है, 3 बिडर्स इस दौड़ में भी है। आपको लगता है इस बार हुकूमत एक अच्छी कीमत पर पीआईए की निचकारी में कामयाब हो जाएगी? भी आई कैन ओनली होप कि वो एक जो फेयर मार्केट प्राइस जो है और एसेट की वैल्यूएशन प्रोफेशनली करके ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी अच्छे कंसोर्शियम को ये प्राइवेटाइजेशन कर पाए। ये एक बड़ी प्राइवेटाइजेशन है, इसका एक सिग्निफिकेंट सिग्नल जाएगा। ज्यादा अहम ये होगा कि कंपनी ट्रांसफर होने के बाद अगर कंपनी अपना कमर्शियल रिवाइवल शुरू करती है, वो एक सिग्नल लोगों को जाएगा कि निजकारी जो है, देखिए निजकारी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आउटकम ये है कि उसके लॉसेस कैसे खत्म किए जाएंगे, आउटकम ये है कि क्या लोगों की जॉब्स जो हैं प्रोफेशनली मैनेज की जाएंगी, प्रोटेक्ट की जाएंगी। आउटकम ये है कि ये पीआईए दोबारा इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ कंपेटिटिव हो सके। खाली फैमिली सिल्वर को किसी कीमत पे बेच देना मुनासिब नहीं होता। सो प्राइवेटाइजेशन की ये एक मेजर टेस्ट है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और आउटकम ओरिएंटेड डिसीजन लिया जाए। अच्छा हारून साहब, मुशीर भाई निचकारी है मोहम्मद अली, वो कहते हैं पीआईए के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ 75% शेयर्स की निचकारी होगी। क्या यह दुरुस्त हिकमत अमली है या हुकूमत को मजीद शेयर सेल करने चाहिए? देखिए जी, सेल तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए होती है। एज लॉन्ग एज आप मेजर कंट्रोलिंग शेयर्स खरीदार को दे दें और उसको मैनेजमेंट के लिए डेलीगेट कर दें, आई थिंक दैट इज फेयर। बल्कि जो खरीदार भी है वो क्यों 100% खरीदना चाहेंगे अगर उनको मेजॉरिटी मिल रही है, लिस्टेड कंपनी है तो मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत 25% शेयर क्यों रखना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हुकूमत को एक फैसला करना है कि हमने कमर्शियल एंटरप्राइजेस चलानी है या नहीं चलानी है, बेहतर ये होगा कि वो शेयर किसी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दिए जाए, बजाय इसके कि अगर आप एक पार्टी को 100% कंट्रोल नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्रियों के पास शेयर रखने की मुझे कोई रीजनिंग बजाहर दिखाई नहीं देती है। ठीक। अच्छा, फर्दर एक चीज है ना कि पीआई की निचकारी के बाद आपको लगता है कि जो दीगर कौमी इदारे हैं जैसे स्टील मिल वगैरह है, उनकी निचकारी में भी हुकूमत को आसानी होगी? जी, मेरी जो राय हुकूमत को ये है कि मेगा प्रोजेक्ट्स को वो फेज्ड आउट तरीके से करें और जो उनके अच्छे छोटे इदारे हैं, कुछ डिस्कोज हैं, कुछ पावर प्लांट्स हैं जो जल्दी प्राइवेटाइज किए जा सकते हैं। एक तो उससे कैश इनफ्लो भी आएगा, दूसरा मार्केट का एतबार बढ़ेगा। जो 3 बड़े इदारे हैं, पीआईए, स्टील मिल और पाकिस्तान रेलवेज, इनको जब आप प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो आपने पीआईए का देख ही लिया कि 3 साल का प्रोसेस चल रहा था, इनमें बहुत वक्त लगता है। बेहतर ये होगा कि जो इदारा ऑलरेडी अच्छा है, बैलेंस शीट्स ऑडिटेड है, प्रॉफिट में है, आप इनको हैंड ओवर कीजिए तो मार्केट का प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस पर और पाकिस्तान की स्टेट और एंटरप्राइज को मैनेज करने में कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। ये मैं फिर से रिमाइंड करता जाऊं कि प्राइवेटाइजेशन आंसर नहीं है, असल आंसर है कि इदारों को मुनाफा बख्श और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। प्राइवेटाइजेशन इज वन ऑफ द वेज। दुनिया ने, चाइना ने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करके दिया है, मैनेजमेंट बाय आउट्स करके दिए हैं, तो वो ऑप्शंस भी जहन में रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे मुर्शिद हारून शरीफ हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद, साल 2025 अस्करी महाज पर पाकिस्तान की फतूहात का साल रहा।
मार के हक में भारत के खिलाफ तारीखी फतह के नतीजे में मोदी को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का कामयाबी से दिफा किया बल्कि आलमी सतह पर अपनी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। खित्ते में ताकत के तवाजुन में वाज़ेह तब्दीली महसूस की गई। पाकिस्तान ने अस्करी नहीं इंफॉर्मेशन के बहास पर भी भारत को नॉकआउट किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मुसलसल भारत के झूठ को बेनकाब और हकायक दुनिया के सामने लाते रहे। भारत ने 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बनाकर 7 मई पाकिस्तान की शहरी आबादियों पर मिसाइल दागे, जिसमें बच्चों समेत कई मासूम निहत्ते शहरी शहीद हो गए। कंट्रोल लाइन पर भी भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तान के जवाब पर भारतीय फौजी चौकियां छोड़कर भाग गए। कई जगहों पर पाक फौज के कहर से बचने के लिए भारतीय फौजियों ने अपनी चौकियों पर सफेद परचम तक लहराकर अमान मांगी। मारका हक के पहले मरले में 7 मई को पाकिस्तान और भारतीय जंगी तैयारों के दरमियान होने वाली डॉग फाइट फिजाई तारीख की सबसे बड़ी और तवील लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें पाकिस्तान ने 4 राफेल तैयारों समेत 8 से ज्यादा तैयारों को मार गिराया। यह पहली बार था कि फ्रांस के राफेल तैयारों को किसी जंग में निशाना बनाया गया। इब्तदाई तौर पर 6 भारतीय तैयारों को गिराए जाने की तस्दीक हुई। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के भारत के खिलाफ 6-0 की बढ़तरी के जुमले की हर तरफ चर्चे ही चर्चे थे। मारका हक में पाकिस्तान ने भारत ही नहीं इसके तादी इसराइल को भी शिकस्त दी। भारत ने इसराइल के हेरोप ड्रोन्स की मदद से भी पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइली ड्रोन्स को गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। राफेल के बाद पाकिस्तान की यह दूसरी बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान ने दुनिया में पहली बार इसराइली साख्ता ड्रोन हेरोप को गिराया। इससे पहले हेरोप ड्रोन्स नाकाबिल तस्खीर समझे जाते थे। भारत ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझा। भारतीय जारहियत के जवाब में 8 मई के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के बयान की गूंज आज भी कायम है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी को वार्निंग देते हुए कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो यह बताने की जरूरत भारतीय मीडिया को नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है। ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। जैसा कि DGISPR ने कहा था कि पाकिस्तान की फतह की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी, जिसकी गवाही आलमी माहिरीन, दुनिया के मोतबर जरीदों और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दी। भारत ने 9 मई को रात गए मिसाइलों से नूर खान एयरबेस समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने फिजा में भारतीय मिसाइलों को कंट्रोल करके एक बार फिर अपनी बर्तरी साबित की, जिसके बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी को 2 टोक पैगाम दिया कि अब हमारे जवाब का इंतजार करो। फिर दुनिया ने 9 और 10 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान का जवाब देख लिया। 10 मई की सुबह फजर की नमाज के वक्त पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया, जिसने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। फतह 1 मिसाइल ने भारत में तबाही मचा दी। सबसे पहले दरियाए ब्यास के पास भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा तबाह किया गया। यही नहीं, भारत का नाकाबिल तस्खीर समझा जाने वाला रूसी साख्ता जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 भी फतह मिसाइलों ने उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तानी साइबर हमलों से भारत के दिफाई नहीं, बिजली की फराहमी के निज़ाम को भी नाकारा बना दिया गया। पाकिस्तान के ड्रोन नई दिल्ली और गुजरात तक प्रवास करते रहे। 7 मई की डॉग फाइट के नतायज खौफजदा भारतीय फिजाई का एक भी तैयारा फिजा में बुलंद ना हो सका। कई घंटे तक भारतीय फिजाओं पर पाकिस्तान का राज रहा। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के चंद घंटे बाद ही मोदी घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान से अमान के लिए मोदी ने सदर ट्रंप के पांव पकड़कर सरेंडर किया। मोदी की मिन्नत समाजत पर ट्रंप ने पाकिस्तान से राब्ता किया। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की सालसी तस्लीम करते हुए जंग बंद कर दी। मारका हक में पाकिस्तान की फिजाई, जमीनी और बहरी बर्तरी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। मारका हक में भारत के खिलाफ फतह और बेमिसाल कारकर्दगी के एतराफ में हुकूमत ने 20 मई को आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। सदर ट्रंप भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत के मौतरफ है। सदर ट्रंप ने 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में फातह मारका हक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात करने वाले पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ भी बने, जिसने दुनिया भर के अखबारात की शह सुर्खियों में जगह बनाई। साल 2025 में सदर ट्रंप ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते हुए मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान का जिक्र किया। अक्टूबर में पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बड़ा इक़दाम उठाया।
9 और 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से भारतीय प्रॉक्सीज फितरतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें और अफगान तालिबान के हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ दुनिया को शवाहिद भी दिए। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर अफगान तालिबान रजीम अपने नए आका मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए सरेंडर करने पर मजबूर हो गई। दोस्त ममालिक की मुदाखलत पर पाकिस्तान ने सीज फायर किया, जिसके बाद दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, जिसमें दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। दूसरी जानिब मारूफ अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात पे इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया। वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खसूसी तज्जिया भी शामिल किया गया। बतौर चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनके किरदार को भी सराहा गया। अखबार ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। आसिम मुनीर को डिसिप्लिन, डार्क, डेलिब्रेट और हॉर्स मिस्ट्री जैसे अलकाबात दिए गए। व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार दिया गया। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ आला सतही स्ट्रेटेजिक बातचीत की गई। 2026 के आगाज पर पाकिस्तान को ट्रंप की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के मरकज के करीब देखा जा रहा है। नई अमरीकी पॉलिसी की पायदारी दिल्ली और इस्लामाबाद के रवैये से मशरूत रहेगी। 2025 में अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया का तवाज़ुन रीराइट करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को नई आलमी अहमियत मिली, कमांड स्ट्रक्चर में ओवरहाल हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा फाल बनाया गया। इस ओहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम नुमाया तौर पर लिया गया। अमरीकी अखबार ने लिखा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में पहला पिघलाव खुफिया काउंटर टेररिज्म एक्सचेंजेस से आया है। इससे वाशिंगटन को सब्सटेंटिव तामुन का वाज़ेह इशारा मिला है। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। इस्लामाबाद ने मौका फौरन कैश किया और हर महदूद तामुन गैर मुतवक्के क्रेडिट में बदलता गया और फैसला कुल मोड़ पाक भारत मई जंग के बाद आया। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि 2025 में वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हुआ है और पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस, एसमेट्रिक कैपेबिलिटी को अमरीकी तवक्का से कहीं ज्यादा करार दिया गया है। इसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा है। मई की पाक भारत जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। पाकिस्तान को जनूबी एशिया विजन को एंकर करने वाला इमर्जिंग एसेट करार दिया गया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल अता किया। यह एजाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई तामुन और स्ट्रेटेजिक हम आंगी का एतराफ़ है। बात कर लेते हैं रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब से। मिनहाज साहब, साल 2025 दिफाई महाज पर पाकिस्तान के लिए कामयाब साल था। वजह मार का हक था। मई में हुई पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी बर्तरी को दुनिया मानती है। आप किस हद तक इसे एक स्ट्रेटजी गेम चेंजर समझते हैं और इसके खित्ते की ताकत के तवाज़ुन पर क्या असरात होंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उस्मान साहब, आपने मुझे अपने शो के ऊपर लिया। देखिए, मेरे एवरी पासिंग डे 2025 का साल शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग था, आपको चीजें सेटल हो रही थी, लेकिन जब मई 2025 आया तो इंडिया ने बेसिकली अपनी कमबख्ती और वो कहते हैं ना गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब दौड़ लगाता है। तो पाकिस्तान के साथ उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाला किया और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने जो एक न्यू नॉर्मल जनरेट किया है, मैं समझता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक एक चीजें हो सकती हैं वो तमाम एक्शंस एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने लिए। नेवी ने अपने तमाम पोर्ट्स को सिक्योर किया, एयरफोर्स ने तो इंतहाई की और 7 जहाज हमने इंडिया के गिराए, और आर्मी ने जिस तरह कश्मीर में और इंटरनेशनल बॉर्डर पे और एक 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन अफगानिस्तान की जानिब से भी थी, तमाम को कंसोलिडेटेड फॉर्म में डिफेंड किया। और सबसे बढ़ के कि साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से हमने एक नई जहद जो है, एक नई जिद्दत पैदा की जो जिसके लिए तमाम दुनिया जो वो कहते हैं ना कि हैरान रह गई इस बात पे। ना पाकिस्तान जहां पर डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एक इंग्रेस, एक इज्जत मकाम रखता है कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर, आर्म फोर्सेस ने एज अ कैटलिस्ट काम किया
कि उसको पूरी दुनिया ने एक इज्जत की निगाह से देखा, और स्पेशली जो अमेरिकन हैं, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अपनी तमाम एक इंडियन सेंट्रिक अप्रोच रखते थे बुग़्ज़ चाइना में, वो शदीद तरीके से हैरान हुए और प्रेजेंटली सरप्राइज जिसे मैं कहूँ वो होंगे। और उसका जिस तरह से बारहा दफा वो अपने स्टेट लेवल के ऊपर जो एड्रेसेस करते रहे, उसमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जिस तरह की इज्जत दी गई, उनको लंच में बुलाया गया, और जिस तरह से रेड कार्पेट उनको सेंटकॉम के अंदर दिया गया, वो ये तमाम चीजें पहले उस तरह से नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द अदर जो कहते हैं ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जब अपने एग्जिस्ट करना होता है तो अपने अपने तमाम कार्ड्स को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डिप्लोमेसी के हिसाब से बड़े सोच समझ के खेलना होता है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकी जरीदा है, उसका आर्टिकल है कि 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान किया है। क्या आप पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई मुस्तकिल पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं, या ये सिर्फ हालात का तकाजा था बस? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो ब्रिगेडियर मार्क ने लिखा है वाशिंगटन पोस्ट में, एक आर्टिकल लिखा है, अब वाशिंगटन पोस्ट में कोई भी चीज ऑथेंटिसिटी के अलावा पब्लिश नहीं होती है, और लिहाजा ब्रिगेडियर मार्क जो रिटायर्ड हैं, ये असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी रह चुके हैं, तो लिहाजा ये तमाम चीजों को बड़े गौर से सुनते समझते और प्लानिंग में इन्वॉल्व भी रहे, बिकॉज डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उनकी ये स्टेट जो डिफेंस का जो उनका सेक्रेटरी उसके हिसाब से, तो लिहाजा उनका ये कहना कि जनवरी फरवरी तक पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा जाता था, लेकिन मई में वही शक की निगाह रश की निगाह में तब्दील हुई, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह का रिस्पांस जनरेट किया और जिस तरह से इंडिया को वो सपोर्ट किया करते थे एज अ नेट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर बुग़्ज़ चाइना में, अब पाकिस्तान एज साउथ एशिया के अंदर नेट रीजनल स्टेबलाइजर की लेंस से देखा जा रहा है। और जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल साहब की वहां पे आवभगत होती है, या फॉर दैट मैटर जिस तरह पाकिस्तान ने कलीदी रोल अदा किया इसमें ईरान और इसमें जो यहूदियों की जंग थी इसराइल की, और उसमें सीज फायर में आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं, और इसमें यह भी कहा है कि 2025 में अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया का तवाज़ुन रीराइट करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल के किरदार को पूरी दुनिया सराह रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये तो चले बिफोर डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर बन गया, लेकिन जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे वो यूनिटी ऑफ कमांड में बिलीव करते थे, और तीनों चीफ्स के साथ मिलके वो तमाम हमने डॉक्ट्रिन्स वगैरह और तमाम रिस्पांस ऑप्शंस बना रखी थी। कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि किसी मुल्क की फौज के चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच पे जो है वो उनके साथ डिस्कशन की जाए। ये उनकी पर्सनैलिटी और उनकी प्लानिंग और उनकी जो एक कायदाना सलाहियतें हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, उसकी एक्नॉलेजमेंट थी। तो इससे ना सिर्फ उनका जाती इमेज जो भी है वो बढ़ा और सब कुछ हुआ, लेकिन असल में जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का इमेज और जो पाकिस्तान इटसेल्फ जो हमारा इमेज था डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, डोमेस्टिकली, और जो हमारा कलीदी रोल रहा इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन इधर गजा के अंदर आप देखें, ईरान के साथ देखें और दीगर इस तरह के हालात के अंदर, तो वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो वकार बुलंद हुआ है उसको जिस लेवल पे भी सराहा जाए वो कम है। और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो पर्सनैलिटी है और द वे ही टॉक्स, यू नो, वो मोटिवेट रखता है ना सिर्फ अपनी अफवाज को बल्कि पूरी कौम को। और जिस तरह मशाक से उन्होंने कल 10 तारीख को बात की है, तो कंप्लीट एक कहते हैं ना मुस्लिम उम्मा का सिपहसालार, वो उस तरीके से वो दुनिया के सामने आए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और इंडिया को एट बे रखेगा भी। ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मिनहास हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।